नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जयपुर जिले के चौमू कस्बे में बस स्टैंड के पास मस्जिद के बाहर सड़क के किनारे पड़े पत्थरों को हटाने और रेलिंग लगाने को लेकर के हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने पथराव किया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भारी पुलिस बल अब इलाके में तैनात किया गया है। वहीं तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई है। तो शुक्रवार सुबह पुलिस ने कार्रवाई की। 50 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, आइडेंटिफाई किया गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज और दूसरे अन्य साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों की पहचान भी लगातार की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बयान दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोई भी अगर उपद्रव करता है, कानून तोड़ता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौमू में मस्जिद के आगे पत्थर हटाने पर हुड़दंग। पथराव के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण। हिरासत में लिए गए 50 से ज्यादा उपद्रवी। बीजेपी ने कहा, कानून अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था को हम ठीक करेंगे, सही ढंग से संभालेंगे। किसी की पूजा पद्धति को हम इधर उधर मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैंने फिर कहा है कि पूजा पद्धति किसी की भी हो, हम सम्मान करते हैं। जहां तक अतिक्रमण की बात है तो कानून का काम करेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। कांग्रेस बोली, अविश्वास के चलते हुई घटना की घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अपना विश्वास बनाने में कायम नहीं रहा और अविश्वास के चलते इस प्रकार की बड़ी घटना हुई है। लेकिन अब सरकार को तुरंत कदम उठाते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। पुलिस पर पथराव, भाईचारे पर घाव। तो आखिरकार चौमू की इस घटना को लेकर के पुलिस तमाम उपद्रवियों को आइडेंटिफाई कर रही है और सीसीटीवी फुटेज दूसरे साक्ष्यों के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरह की घटनाओं को लेकर के सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने वालों पर जो है उनके खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सख्त संदेश सीएम ने दिया है और साथ ही साथ उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ में इस वक्त आर तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और नईम अकील हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले जोशी साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा योगेंद्र जी, क्योंकि ये स्थितियां क्यों बनी कि आखिरकार ये इतना तनावपूर्ण माहौल हो गया? क्या वजह रही आपको लगता है? जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन अपना भरोसा कायम करने में नाकाम रहा, अविश्वास की वजह से इस तरह की घटना घटी, इसके पीछे कुछ और दूसरी वजह है? देखिए हेमंत जी, मैं कांग्रेस और बीजेपी में नहीं जाता। मैं ये देखता हूं कि पुलिस ने वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था करी या क्या मसला था जो इतना उग्र रूप धारण कर गया। अगर मान लीजिए कोई मसला भी था तो उस मसले को पहले बैठ के सुलझाना चाहिए था, और अगर वो नहीं सुलझ रहा था तो फिर एक्शन नहीं करना चाहिए था। अगर रात को जैसे एक्शन करना पड़ा या इन्होंने रात को जो भी कार्रवाई की, ये कार्रवाई उनको नहीं करनी चाहिए थी। या तो ये है कि उन समुदाय के तमाम लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, जो मीटिंग में इनके साथ मौजूद थे और जो मसला था अगर वो सॉल्व नहीं हुआ था तो ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी।
दूसरा, अगर चले मान लीजिए रिस्क लेना है तो फिर जो वहां की कॉलोनी है, वहां की मस्जिद है, वहां का जो इलाका है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, उन मुस्लिम पॉपुलेशन को कवर करना चाहिए था, कॉर्डन ऑन करना चाहिए था और फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुझे जो ज्ञात हुआ है वो ये हुआ है कि वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्याज अधिक संख्या में वहां निवास करते हैं और आप देखिए उन्होंने जहां भी खाली प्लॉट है वहां बस्तियां बना रखी हैं और वो लोग वहां पर ये जो जुगाड़ नाम का जो आता है उसको चला करके कचरा वचरा और ये इस तरह की कार्रवाई वहां करते हैं। मेरे को जो जानकारी में आया है कि 4 महीने पहले एक व्यक्ति को वहां पकड़ा था जो बांग्लादेशी था। ये 4 महीने की बात है, पुलिस को ही पता होना चाहिए। वहां पर उसके पास विदेशी पासपोर्ट मिला था बांग्लादेश का और फिर उसमें कोई राजनीति हुई और कुछ इस तरह की बात हुई। तो मुझे ही लगा है कि वहां पर जैसे केशव नगर है जहां रामलाल जी पूरे एमएलए रहते हैं, वहां पर भी उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ बांग्लादेशी लोग थे जिनको वहां से भगाया क्योंकि वो इसमें एक चरस ये इस तरह का उल्टा सुल्टा काम करते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये इतनी जो एक्टिविटीज वहां चोमू में चल रही थी तो उसकी पुलिस को पूरे में जानकारी क्यों नहीं है, और अगर थी जानकारी तो ये जो गतिविधि हुई है रात में, इसको रात में करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर करनी पड़ती तो फिर वहां प्रॉपर अधिकारी जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले या प्रशासनिक अधिकारी हैं या अमला है, अर्धसैनिक बल है, वहां व्यवस्थित रहते सामने। अगर मान लीजिए किसी बात में कोई शंका थी तो फिर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जो लग रहा है कि जो मीटिंग इन्होंने की उस मीटिंग में बैठने वाले सदस्य और पुलिस के बीच में जो बात हुई है वो अलग हो गई, और जो वहां के जो नोटोरियस लोग हैं जिनको जो काबू में नहीं आते किसी के, जो ऐसे हैं जिनका कोई चोमू से लेना देना ही नहीं है। देखिए चोमू के जो मुस्लिम लोग हैं जो प्रॉपर वहां के रहने वाले हैं वो बदमाशी नहीं करते हैं कभी भी, वो सबको जानते हैं और एक दूसरे को सब जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं। तो मीटिंग में तो वो लोग आ गए और फिर उदम करने के लिए दूसरे आ गए। तो इसलिए इस प्रकार का जो गैप पुलिस के बीच में रहा है, प्रशासन के बीच में रहा है, उससे क्या नतीजा निकला? हमारी पुलिस पिट गई। अब नतीजा क्या निकला? वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। नतीजा यह निकला कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले अधिकारियों को पहले आगे रह करके सारी व्यवस्था देखना चाहिए था। बताओ, मेरे को यह पता चला है कि वहां पर जो बांग्लादेशी रहते हैं या रोहिंग्याज रहते हैं, ये शाहपुरा तक है, शाहपुरा तक इन्होंने अपनी बस्तियां बसा रखी हैं। तो भाई इनको जांच करने का काम सरकार का है और अब तो कर ले, कम से कम ये घटना घटी तो इससे सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल जी। जोशी साहब, नईम अकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता अकील साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चौमू में ये स्थितियां जैसे जोशी साहब कह रहे थे कि बाहर के लोग जो हैं अब वो वहां पर माहौल बिगाड़ने का उन्होंने काम किया, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, उसको एक बार अपने दर्शकों को हम बता दें, रूबरू करवा दें। सीएम के आदेश के बाद एक्शन हुआ है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। शरारती तत्वों पर पुलिस ने कार्रवाई की, कानून के मुताबिक सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई नरमी की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त आदेश के कोई भी व्यक्ति हो उसे कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जिन्होंने भी ये उपद्रव किया, कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। नईम साहब, कैसे मान रहे हैं इसे आप कि क्या वजह रही कि इस तरह से इतने ज्यादा उपद्रव वहां पर हो गया? जी, जोशी साहब जो कह रहे थे वो समस्या का कारण जो है वो जान करके नहीं कह रहे, वो सिर्फ एक तरफाई बात कर रहे हैं, रटी रटाई के साहब रोहिंग्याज हैं वहां पर, रोहिंग्याज ने बस्ती बसा ली है और उन्होंने आके इस तरह से ही शरारत करी। ऐसा कुछ नहीं है। लिस पेंडेस जो है हाई कोर्ट के संज्ञान में है वो चीज, और वहां 50 वर्षों से स्टे चला आ रहा है। उस पर प्रशासन को पूरा ध्यान रखना चाहिए था। पहले प्रशासन तो ये अनुमति देता है कि साहब आप यहाँ पर हम बैरिकेड्स लगा देंगे, आप यहाँ से पत्थर हटाइए। उसके बाद में प्रशासन फिर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ मतलब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन आ जाता है, लाठी बांधने के लिए आ जाता है और उन बैरिकेड्स को हटा देते हैं और फिर वापस कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। अब उसके बाद में जो शरारती तत्व आते हैं उनको गिरफ्तार करने की बजाय खुला सहयोग करती है पुलिस
उन शरारती तत्वों को, और वो आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट जी। करते हैं लगातार। नईम उन्होंने साहब थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक अपडेट आ रही है चौमू में उपद्रव मामले को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, पुलिस ने अब तक 110 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 99 पुरुष और 11 महिलाएं हिरासत में लिए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर चौमू पहुंच चुके हैं और मातहत अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट ले रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है चौमू से, जहां अब तक 110 लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आई है, जिसमें 99 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। कुल मिलाकर के 110 लोगों को हिरासत में लिया गया। जी नईम साहब बोलिए। जो 110 लोगों को हिरासत में लिया है उसमें भी देखा जाएगा, नाम देख देख करके अगर लिया गया है, या उसमें उपद्रव जो करके जो सीसीटीवी फुटेज अगर उसमें चेक करके लिया जाएगा, वो देखने वाली बात है। इंसाफ वाली बात होनी चाहिए, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये कोर्ट के आदेश जब उसमें स्टे हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही स्टे हुआ है, फिर उसके बाद शरारती तत्वों को वहां पर किस प्रकार से पुलिस ने सहयोग किया, उसके बाद में सारी घटनाक्रम को ये जो अंजाम दिया गया, ये निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल। और सुभाष जी आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिन भर बातचीत भी हुई थी और पुलिस प्रशासन के बाद बातचीत में सहमति भी बन गई थी, फिर देखिए कि रात में ये उपद्रव हो गया, पुलिस पर पथराव हो गया, कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। राइट। तो देखिए, ये जहां का विवाद है, वहां की जो स्थिति है, उसको प्रशासन को आज नहीं बहुत पहले से देखना चाहिए था। और जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है, आप यदि कभी चौमू कस्बे में गए हो, और ये यदि मैं जो सोच रहा हूँ वही ये जगह है, स्टैंड जो पहले हुआ करता था, अब तो बाईपास निकल गया है। पहले तो यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, जीपें खड़ी रहती थी, और बहुत ज्यादा डेंसली, जिसको कहते हैं ना, पैर रखने की जगह, हाँ, पैर रखने की जगह जहां नहीं हो, ऐसी जगह पर ये मस्जिद का एक स्ट्रक्चर है। वहां पर कोई टाइम में शायद यहाँ एक विवाद पहले भी हो चुका है, और अतिक्रमण की वजह से इसमें से कुछ जमीन भी प्रशासन ने ली थी, और बाकी जमीन में ये इनकी उपासना का काम चल रहा है, इबादत का काम चलता है, नमाज अदा की जाती है। अब इसमें बात ये देखिए कि एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और 140 करोड़ देशवासियों का देश बताते हैं। तो ऐसे में इस समुदाय के जो भी अनुयायी हैं, उनको विश्वास में लेकर एक अलग जगह जमीन देकर, इस जगह को यहाँ से जिसको कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका कॉम्पनसेट करते हैं हम, और इस जगह से 4 गुनी जमीन हम आपको ज्यादा दे रहे हैं, और वहां इनका नमाज अदा करने का जो मस्जिद का जो है वो हम दे रहे हैं आपको। ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। अब होता क्या है कि आग लगने के बाद हम फायर फाइटर्स को लेके जाते हैं, तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ अजीबोगरीब मामला है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो समुदाय की, मुसलमानों की जहां तक बात है, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि भाई जगह ही नहीं है, तो यहाँ नमाज अदा करके हम क्या, कौन से अल्लाह को खुश कर रहे हैं? अल्लाह को भी थोड़ा सा सुकून वाली जगह चाहिए ना। तो अल्लाह का घर बनाना है तो हमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। एक तरफ जीपें आ रही हैं, और शुक्रवार को यदि जुम्मे की बात करें तो वहां इतनी रिस्क रहती है उस नमाज के टाइम में कि एक्सीडेंट होने के खतरे रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि इसको देखना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक पॉलिटिकल बात है, तो जो वर्तमान में जो डिस्पेंसेशन है, इसके जो लोग हैं, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इसमें क्या नीचे का जो कार्यकर्ता है उसका दिमाग कहीं और है, और जब शासन सत्ता में लोग आ जाते हैं उनका दिमाग फिर कहीं और चला जाता है। तो ये एक विरोधाभास भी इस पार्टी के साथ में, जो 1935 में 1930s में कांग्रेस के साथ विरोधाभास था, जिसकी वजह से फिर भारत का विभाजन भी हुआ और अंग्रेज को एक मौका मिल गया। तो वो बात अब क्या है, इसको सदगुण विकृति भी कह सकते हो तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रशासनिक कहीं न कहीं एक चूक रही, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। समय रहते इनको कंट्रोल किया जा सकता था, आराम से किया जा सकता था। देखिए, कोई भी समुदाय, कोई भी, हम हमारे ही लोग हैं असल में, एक साथ रहते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी, कोई ऐसा थोड़ी कि चांद पर से आए हुए हैं या कोई एलियन है, ये हमारे ही लोग हैं। और ठीक है, मतांतर की बात अलग हो सकती है, लेकिन विश्वास में लिया जा सकता है, बात की जा सकती है, और समय रहते हुए चीजों को देखा जा सकता है। अब असल में क्या हो रहा है कि जो हमारी सामाजिक अभियांत्रिकी है, उसकी इंटेलिजेंस क्या फेल्योर है। ये पुलिस का जहां तक मसला है, या हम यदि प्रशासन की बात करें, कलेक्ट्रेट की या इनकी बात करें, इसके अलावा भी प्रशासन है, जिसमें वहां जनप्रतिनिधि हैं, वहां के जो चुने हुए लोग हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या आफत आ सकती है, इस आफत को किस तरह से हम ठीक समय पर आइडियली डील विद कर लें। तो हमारा कहीं ध्यान ही नहीं है।
ठीक है, Political लक्ष्मीकांत willpower पारिक जी नहीं भी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। अभी आप सुन रहे होंगे कि ये कहा गया कि ये जो मामला इतना बढ़ा उसको कंट्रोल किया जा सकता था, या फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रशासन अपना विश्वास कायम करने में नाकाम रहा, यहां पर इस तरह अविश्वास की वजह से हालात पैदा हुए। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, सभी वक्ताओं को मैंने सुना और सुनने के बाद मैंने जो आप सब लोगों को सुनकर माननीय सुभाष जी की राय भी सामने आ रही थी, माननीय जोशी साहब बोल रहे थे, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से तंत्र विशेष ने जिससे जिनका उद्देश्य से दंगा फसाद करना हो, उन्होंने दंगा फसाद वहां पर करने का प्रयास किया। 50 वर्षों से जिस जमीन पर जिस जगह पर स्टे था, मैं सम्मान्य पेनल्टी पूरा जाऊंगा, स्टे कितने बाय कितने में स्टे था, उसके बाद कितने बाय कितने के पत्थर डाल दिए गए, और आखिर पत्थरों को हटाने का काम जब रोकने प्रशासन गया और वहां पर अस्थायी चौकी प्रशासन ने बनाई, तो एक समुदाय विशेष द्वारा जिनमें रोहिंग्या भी शामिल थे, उन सब ने पुलिस पर पथराव किया और 6 पुलिस वालों के सर फोड़ दिए। ये किस बात को इंगित करता है? प्रशासन अपना काम कर रहा था, प्रशासन ने वहां पर अस्थायी चौकी लगाई, प्रशासन ने पूरा काम बंदोबस्त करने का प्रयास किया, लेकिन एक भीड़ दंगा एक रूप में आई जो समुदाय विशेष का काम ही रह गया, जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी का संरक्षण प्राप्त भी है, और जो अपने आप को अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, शांति के मसीहा कहते हैं, और लगातार पूरे विश्व के अंदर शांति फैलाने का माहौल पैदा करते हैं, ऐसे रोहिंग्या के लोगों ने वहां पर पथराव फैलाने का काम किया। ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने वहां पथराव फैलाने का, प्रशासन ने चुनौतीबद्ध तरीके से प्रशासन ने 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। आपको ध्यान हो, इसी मस्जिद के आसपास गोलियां चली थी, सरकार कांग्रेस की थी, 2 दिन तक दंगा भड़कता रहा, चोमू जलता रहा, कांग्रेस ध्यान नहीं दिया। 1-2 घंटे के अंदर दंगे को रोकने का काम यदि किसी ने किया है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सरकार ने किया है। कहीं उस मस्जिद के इलाके के अलावा कहीं कोई दंगा भड़का हो तो बता दीजिए। लेकिन कांग्रेस इस समय 200 से अधिक बार 5 वर्षों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई गिरफ्तार और उनके के बाद राजस्थान में बार बार चाहे उदयपुर हो चाहे जयपुर हो लगातार जलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 2 वर्षों में, जिसको मैं सांप्रदायिक चुनौती दंगा भी नहीं कहता, कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया कृत्य चोमू में हुआ है। एक घटना सांप्रदायिक घटना 2 वर्षों में राजस्थान में हुई तो कांग्रेस की चुनौती देता हूं, बता दें। और आपके समय 200 से अधिक घटनाएं 5 वर्षों में, और गोपालगंज कांड तो कोई भूला भी नहीं होगा। अरे चोमू पे बोलो, क्यों बोलते हो? एनर्जी खर्च करना को अपनी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, शांति के मसीहाओं को राहुल गांधी बन जाते हो सभी। ठीक है पारिक साहब, कुछ तो समझदार हो, विवेक रखा करो, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो भैया? ठीक है पारिक साहब, एक टिप्पणी नईम खान साहब करना चाह रहे हैं। पारिक साहब, आप तो समझदार आदमी होंगे जी, एक टिप्पणी नईम खान साहब करना चाह रहे हैं, उसके बाद अपने अब नईम खान साहब के बाद तो बता दूं, जिस प्रकार से शांति आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, मानसिक संतुलन खो गया आज। बात सुने, मानसिक संतुलन वाली बात नहीं करें, बात सुने आप, सुनाइए, शांतिपूर्वक बात सुने मेरी। सुनाइए। जहां आप कह रहे हैं कि रोहिंग्याज ने किया, रोहिंग्याज ने ये सारे सब कुछ की, प्रशासन कहां सोता रहा, प्रशासन ने क्यों एक्शन नहीं लिया रोहिंग्याज के खिलाफ में? और अभी सुनिए बात सुनिए पहले, अरे बात सुनिए आप पहले, बात सुनिए। 200 से 300 साल पुराने चोमू के पठानों के गांव है वहां पर, वो उनको आप रोहिंग्याज कह रहे हैं। चोमू के पठान जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है पूरे, पता है आपको वहाँ का। और चोमू के पठानों ने हमारी आजादी की लड़ाई में और आज भी हमारी भारतीय सेनाओं में क्या योगदान है, और भारत की पुलिस में क्या योगदान है, आपको पता ही नहीं है कुछ। आप ऐसे ही आके बैठ गए, आपको यही नहीं पता कि चोमू में पठान जो जाति है उसको आप वैसे आके बैठ गए, मुझे लगता है आपको कोई जानकारी नहीं है चोमू के भौगोलिक स्थिति का, पता ही नहीं है। आप तो सिर्फ बात करने आ गए यहाँ पर। आप कह रहे हैं चोमू के पठानों को आप रोहिंग्यास कह रहे हैं, जिनका 200-300 साल से वहाँ पर रहवास है और वहाँ पर उनके गांव बसे हुए हैं, और वो नईम साहब चोमू के पठान पत्थर थोड़ी फेंकते हैं, पुलिस पर नहीं फेंकते सर, नहीं फेंकते। तो चोमू के पठान पथराव खड़ी करते हैं आकर के। मैं यही कह रहा हूँ सर, दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया और पुलिस की वर्दियों में उन्होंने दंगा किया है, पुलिस की वर्दी पहन के उन्होंने पथराव किया, पुलिस की वर्दी पहन करके पथराव किया। नहीं भाई, आपने बुलाया जी क्या? है नईम साहब, क्या कह रहे हैं आप? अरे वाह नईम भाई, बहुत जोरदार आदमी हो।
ठीक है। आप तो तिवारी साहब, बीजेपी में तिवारी साहब, नईम साहब कह रहे हैं कि पठान तो पुलिस पत्थरबाजी के नहीं कुछ करते लोगों हैं को और बाहर से बात बुलाया क्या गया, है? पुलिस की रिएक्शन वर्दी नहीं पहन भाई, करके उन्होंने रिएक्शन पुलिस नहीं पर ही होगा। पथराव कर दिया पक्ष में और ही इस लो। वजह से हालात पैदा हुए। तिवारी साहब बोलिए। हेमंत, पहले तो भाई को समझाओ, यहाँ कोई अदालत नहीं है। अरे मैं भी ये कह रहा हूँ, ये नहीं मैं- बात है, एक तो अब आप मुकदमा मेरी- आदित्य कर दो, देखो छोटा लक्ष्मीकांत, मुकदमा अब आदित्य मेरी कर बात दो। सुन लो, मैं नहीं, आपको सुन लो। बोलने नहीं दूंगा। नहीं, बोलो आप बात तो मैं कह रहा हूँ हेमंत, राजधानी के पास चोमू कस्बे की जो शांतिपूर्ण जनता थी, कई सालों से शांति के साथ रह रही थी, वहां की स्थानीय पुलिस की नासमझी से ये सब कुछ हुआ। वो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ पर, ना कोई बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा है। स्थानीय पुलिस ने ना तो शिखा बराला जी को बुलाया जो चुने हुई वहां विधायिका है, ना पूर्व में 3 बार के चुने हुए रामलाल शर्मा जी को बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर पुलिस को अगर वहां कुछ करना था तो आप दोनों चुने हुए और हारे हुए प्रतिनिधि को बुला के बात करते। आप कौन हैं? नहीं तो लेकिन तिवारी वहाँ साहब, पत्थर तिवारी साहब, गिरे हुए हैं, आप आज से पत्थरबाजों थोड़ी के है। पक्ष में वहाँ है पर क्या? हेमंत, तिवारी मैं- साहब, आप पत्थरबाजों के पक्ष में है क्या इस पर? मैं कह रहा हूं कड़ी से कड़ी अभी नईम सजा साहब कह रहे हैं मिलनी कि चाहिए बाहर से पुलिस की उपद्रवियों को। ड्रेस में कांग्रेस आकर का के पुलिस पर ही पक्ष है। पथराव कर दिया। मैं नईम भाई को नहीं जानता, मैं मेरा पक्ष रख रहा हूं। अगर कोई उपद्रवी है जिन्होंने कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है, वो हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे कोई लेना देना नहीं है। उपद्रवी ये कांग्रेस उपद्रवियों के साथ ना थी, ना है, ना रहेगी। तो कार्रवाई लेकिन कर रही है आपको ना फिर मूल कारण को तो जाना सरकार? चाहिए। एक्शन ले रही है ना पुलिस? सुने- 110 लोगों की गिरफ्तारी की है, हिरासत में लेकिन लिया मैं ना। कह रहा हूं ना समझी क्यों ही जयपुर से आपने एडिशनल मैं कह रहा हूं राजीव प्रसाद जी गए, राहुल प्रकाश जी गए, जब जाकर शांति हुई ना, वहां की चौमू पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं जनता के प्रतिनिधियों को बीच में डाल करके चौमू आपने पुलिस रात पर को तो किया? पथराव कर दिया और ना फिर रात सर, को चौमू कौन है? पुलिस को तो रात को- पथराव 110 करके लोगों में से कितने घायल कर दिया रोहिंग्याज लोगों हैं? को। अरे मैं कह हमारे पुलिस के पहले जवान भी तो- तो घायल हुए सर। अरे हेमंत, अगर 110 लोगों में से विवादास्पद- कितने मैं- रोहिंग्याज गिरफ्तार हुए मैं हैं? कह रहा हूं वहां कोर्ट का स्टे है। एक कोर्ट मिनट का में स्टे पारिक साहब, है। एक बार अगर हमारे आपको संवाददाता वहां पर समझाइश भी पहुंचे करनी हुए थी, हैं, हमारे अगर सहयोगी अतिक्रमण हितेंद्र को शर्मा अगर वहां पर हैं, हटाना सीधे था, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आपको अपडेट ले लूं, प्रतिनिधियों फिर मैं को वापस आ रहा हूं परेशानी डिबेट की पर। आपने। हितेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त चौमू से? बोलिए। वो सबको बोलते एक बार जी भी कहा उन्होंने। बिल्कुल, चौमू में अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं सचिन मित्तल वो पहुंचे हैं और जो मातहत अधिकारी हैं जो पहले से पहुंचे हुए हैं उनसे ये जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह ये घटना हुई और क्या इसके पीछे जो है कौन कौन लोग हैं, कौन हो सकते हैं। कई तरह के जो है इसमें बातें भी सामने आ रही हैं। अलग अलग पक्ष अलग अलग जो है तरह की अपनी दलीलों में व्यस्त हैं। तो सभी की बातें सुनने के बाद जो है जो पुलिस जो निष्कर्ष निकालेगी वो उसके आधार पर जो है आगे की कार्रवाई चल रही है। और 110 लोगों को यहाँ जो है हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 99 जो है पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं। तो ये इन सबको जो है उपद्रव करने के शक में जो है करने के चलते जो है गिरफ्तार किया गया है, जो है डिटेन किया गया है। और अभी उनसे जानकारी और ली जा रही है कि आखिर ये मसला क्या है। और ठीक है हितेंद्र, कुछ पारिक लोगों साहब, का ये भी क्या कहना चाह रहे है हैं पारिक कि साहब? जो जी ठीक है हितेंद्र, ठीक है पारिक साहब। मैं शद्दे तिवारी साहब को सुन रहा था, बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं, हैं। मेरी बात तो सुन लो पहले हेमंत। हाँ। मैं कह रहा हूं प्रशासनिक असफलता को हिंदू और मुसलमान का विवाद पैदा करना चाहते हैं लक्ष्मीकांत। वह कौन करना चाह रहा है? प्रशासनिक असफलता है जिस आप कह रहे हैं तिवारी साहब कि जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने कानून व्यवस्था भंग की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही तो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, यही बात तो पुलिस प्रशासन के हाँ, अधिकारी कांग्रेस पार्टी उन उपद्रवियों के साथ ना है, होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप पहले स्वीकार तो करो। ये करे रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, फिर इस्तीफा दे देश राज्य के मुख्यमंत्री। अरे आप तो 2 साल से आप हो, ठीक है। रोहिंग्या अब कैसे जवाब आ दे दें गया? उड़ तिवारी करके आ साहब, गया अब क्या जवाब दे रोहिंग्या दें। बर्बाद पारिक से? साहब जवाब दे दें। अब आपका पारिक साहब बोलिए, ये रोहिंग्या आ गए तो सरकार क्या कर रही थी? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने सारे रोहिंग्या आपके राज्य में, तो आपकी विफलता है कानून व्यवस्था की, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा आरोप तिवारी साहब लगा रहे हैं। बताइए, पकड़िए भाई, उनको बाहर भेजिए, जहां के हैं वहां पे भेजिए। कौन मना कर रहा है? एक मिनट तिवारी साहब तो आपके साथ खड़े हुए हैं। सुन तो ले हेमंत जी। भाई, सुन तो ले। हाँ, बिल्कुल साथ खड़े हैं तिवारी साहब, बड़े विद्वान आदमी है। मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे, पहली बात।
देश का विपक्ष का नेता है यार, राहुल गांधी बनने के लिए फिर आप डिटेल हो जाएंगे। में गोलियां खानी पड़ती है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, विद्वान हो। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी बनने के लिए 56 इंच का 106 इंच का सीना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, राहुल गांधी बने रहे। धन्यवाद। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे। मैं भी चाहता हूँ कि आप राहुल गांधी जैसे बने। मैं चाहता नहीं था, फिर भी आप चाहते तो भाई। पारिक साहब मुद्दे पर आइए ना। मैंने तिवारी साहब कह रहे थे कि सांप्रदायिक दंगा, मैं कभी एक मुद्दे पर आ रहा हूँ। तिवारी साहब कह रहे सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, ये कहीं से भी हमने कभी नहीं कहा सांप्रदायिक दंगा है। ये हमने कहा कि कुछ उत्पादियों द्वारा बचाया गया उपद्रव है। पहली बात, ये मैंने पहले भी कहा हिंदू मुस्लिम नहीं है। तिवारी साहब की बात भी इससे साबित होती है। लेकिन जिन लोगों ने पुलिस से पथराव किया, वे क्या शांति के दूत थे क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कोई कर रहा है तो पुलिस कर रही है। पुलिस प्रशासन का फेल्यूर। अभी आप तिवारी साहब कह रहे थे राहुल प्रकाश जी वहां पहुंचे, यदि राहुल प्रकाश जी वहां नहीं गए तो ये कांग्रेस के लोग कहते हैं पुलिस के हालात वहां पहुंचे ही नहीं। अरे तो मैं कह रहा हूँ फिर स्थानीय पुलिस की लापरवाही है ना। नहीं किया तिवारी साहब। वो देख, मैं कह रहा हूँ रात को क्यों हुआ, स्थानीय पुलिस ने समझौता करवाया था। सुनिए तो आपने चुने हुए प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया? मैं कह रहा हूँ रामलाल जी, शिखा बराला को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस वालों ने क्यों अपनी चौधराहट कर रहे थे? कौन से मुस्लिम समुदाय से बात कर रहे थे? और फिर अगर समझौता हो गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ? बोलिए तिवारी जी, बोलिए क्या बीच में नहीं बोल जाओ, ठीक रहेगा तिवारी जी आपके लिए। मैं बताता हूँ आपको, मैं फिर बिल्कुल नहीं बोले तो पूरी डिबेट में एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। अरे रामलाल जी को क्यों नहीं बुलाया? शिखा बराला को क्यों नहीं बुलाया? इस बात का जवाब दो। पत्थर फेंकते रहे, सर फूटते रहे और जनपद में फोन करके पुलिस बुलाती रहे। पुलिस का काम यही रह गया है, पुलिस कार्रवाई नहीं करे दंगाइयों पर। ये परीक्षा वो कह रहे हैं जब वार्ता हुई तब उसमें इन्वॉल्व रहते जनप्रतिनिधि। यही कांग्रेस मैं कह रहा हूँ समझौता कौन करा रहा था? जिस जगह के ऊपर कोर्ट का न्यायालय का स्टे, उस स्टे को छेड़खानी की क्या जरूरत थी आपको? तिवारी जी, जब स्टे लगा हुआ तो इसके को आप छेड़खानी करने की क्या जरूरत थी? अगर समझौता अगर हो रहा था, जीते प्रतिनिधियों को बुलाते लक्ष्मीकांत ये लोकतंत्र है। कहीं तो कानून की बात रखिए। समुदाय के एक ग्रुप से नहीं कर सकते हो। अरे रामलाल जी को, शिखा बराला को क्यों नहीं बुलाया? आपके रामलाल जी गए थे क्या? बुलाया पुलिस कि शिखा जी सर फूट रहा है हमारा। अरे समझौता क्यों करा रहे थे? मैं कह रहा हूँ अचानक समझौता क्यों करा रहे थे? आप तो बताओ क्यों नहीं बुलाए? बातें करते हो तिवारी जी, चीनी पर बैठे हो, राहुल गांधी बन जाते हो बार बार। क्यों बन रहे हो राहुल गांधी? समझदार हो, विद्वान बने रहो, क्यों राहुल गांधी बन जाते हो? योगेंद्र जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से एक टिप्पणी जोशी साहब आपकी। देखिए हेमंत जी, बात यह है कि मैं नईम साहब की इस बात से असहमत हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पठान तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो वहां के लोकल मुस्लिम हैं वो तो बड़े मजबूत हैं, वो इस तरह के पत्थरबाजी नहीं कर सकते। तो ये वहां क्या है जो वहां रहने वाले हैं उन लोगों से पूछिए कि वहां किसानों की कौन पत्थरबाज कौन है वहां पर चौमू में? तो पत्थरबाज तो बदमाश लोग हैं। अब बदमाश में कौन हो सकते हैं? बाहर के लोग ही आते हैं। अब अगर बाहर से कोई आया है तो उनका भी इलाज होना चाहिए। और अगर वहां के लोग कोई बदमाश है तो कितने लोग गिरफ्तार हुए रोहिंग्या? लेकिन मैं वहां के जो प्रॉपर मुस्लिम है वो ये इस तो जांच के बाद पता चलेगा ना पारिक साहब। मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि साहब वहां मुस्लिम करते हैं। दूसरा देखिए वहां किसानों की तार वो कह रहे हैं कि आप वहां चोरियां कितने रोहिंग्या वहां से अरेस्ट किए हैं? नईम साहब को क्या चिंता है रोहिंग्या आज की? ये तिवारी ये नईम साहब को चिंता ज्यादा है, मुझे नहीं है चिंता इस बात की कि रोहिंग्या कितने बीजेपी को चिंता है। ये तो 2 साल में रोहिंग्या को भी है ना, वो नहीं कर पा रही कवर। हमको चिंता नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाहरी लोग कैसे आ गए? ये तो 2 साल से बीजेपी की सरकार है और उसमें बाहर से रोहिंग्याज आ जाते हैं, बांग्लादेशी उड़ के आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये लोग हमारे यहाँ और हमारी प्रशासन और हमारी जो सारी चीजें फेलियर हो जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि मैं पहले भी कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस की इसमें फेलियर है। यदि वहां रोहिंग्या थे तो उससे पहले की कार्रवाई करें कोई भी, तो रोहिंग्या जो हैं उनको छटनी किया जाना चाहिए था। और कार्रवाई में चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। और सभी दर्शकों से भी अपील है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, कानून को अपने हाथ में नहीं लें और शांति बनाए रखें। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के सख्त है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि उपद्रव चाहे कोई भी कर रहा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि चौमू में शांति बनी रहे। नमस्कार।